नमस्कार, स्वागत है ज्ञान गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं साइंस के फिजिक्स में हम लोग चल रहे हैं और फिजिक्स के 9वां नंबर चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। 9वां नंबर चैप्टर है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ होती हैं, जैसे उसको खींचा जाए फिर पुनः वो उसी अवस्था में आ जाती हैं। उसी प्रवृत्ति को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं चैप्टर नंबर 9 प्रत्यास्थता। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। उससे पहले पढ़ाया था आपको विस्कोसिटी, आपको श्यानता के बारे में भी पढ़ाया था कि श्यानता क्या होती है। आज हम देखेंगे प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी क्या होता है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए वाहक बल या फिर इसको हम कह सकते हैं बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। उदाहरण के तौर पे रबड़ आपको मैं बता रहा हूं। रबड़ जो होता है उसको हम खींचे यानी बाह्य बल लगाए, बाहरी बल लगा करके उसको हम बड़ा किए और जैसे ही बाह्य बल हटाया वो पुनः अपनी अवस्था में आ गया। इसी प्रवृत्ति को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं वस्तुएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं इस परिभाषा के अनुसार, इस डिफिनीशन के अनुसार। तो एक होता है प्रत्यास्थ, ये जो है बाह्य बल लगा करके जो वस्तु एकदम पुनः उसी अवस्था में आ जाए, यानी बाह्य बल लगाया और उसमें परिवर्तन हुआ और जैसे ही बाह्य बल हटा वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। ठीक है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। और जो दूसरा होता है सुघट, जो पूरी तरह से अपनी अवस्था में ना आए। आपको एक उदाहरण देता हूं, जो रस्सी का है या रबड़ को, छोटा रबड़ लेकर के आप 2-3 बार ऐसे ऐसे खींच के देखो, आप पता चलेगा कि वो जो वस्तु है लंबी हो गई, यानी पुनः अपनी अवस्था में जितनी लंबाई उसकी थी उतनी उस अवस्था में नहीं आई। तो उस वस्तु को हम सुघट्य बोलते हैं। ये जो है पूरी तरह से अपनी अवस्था में नहीं। ठीक है, और होता है दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं क्या होती हैं? रिजिड बॉडी, जिस पे बाह्य बल लगाने पे वो टूट जाए और कुछ भी कर लो वो जो है अपनी पुनः अवस्था में नहीं आती है, यानी दृढ़ वस्तुएं जिस पे बाह्य बल लगाने पर वो टूट ही जाती हैं, प्रत्यास्थ नहीं होती। जैसे कि ये पेन है, पेन पे हम क्या करेंगे, यदि ऐसे बल लगाएंगे तो टूट जाएगा, बट यही रबड़ का रहेगा तो क्या होगा, मुड़ जाएगा। जैसे बाह्य बल लगाएंगे ये जो है सीधे अपनी पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो होती हैं दृढ़ वस्तुएं होती हैं जो टूट जाए। दृढ़ वस्तुएं जो है ना टूट जाए। ठीक है, टूट जाए, ऐसे कर सकते। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है देखते हैं। प्रत्यास्थता की सीमा कह रहा है विरूपक बल के परिणाम की सीमा जिससे पदार्थ में प्रत्यास्थता का, 2 बार आ गया है, प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। विरूपक बल के परिणाम की सीमा जिससे पदार्थ के प्रत्यास्थता का गुण जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। यानी किसी भी वस्तु की एक प्रत्यास्थता की सीमा होती है। आप समझिए कोई रबड़ लिए हैं, ये आपने कोई रबड़ लिया और आप इसको ये इतना छोटा है, अब आप इसको फैला रहे हैं, मान लीजिए L है और इसको आप बना रहे हैं L1,
तो यहां तक गया और ये बना दिया आपने L2, और एक स्थिति आने के बाद ये दो पार्ट में बट जाएगा। एक स्थिति आने के बाद L3 L4, ये समझ रहे हैं, इसी रबड़ का ही पार्ट है। मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि होगा क्या, प्रत्यास्थता की एक सीमा होगी, किसी भी वस्तु का प्रत्यास्थता का एक सीमा होता है। यदि वो सीमा पार हो गया तो वस्तु टूट जाती है या फिर वो विरूपित हो जाती है, वो ऐसा रूप ले लेती है जो पुनः उस अवस्था में आ ही नहीं पाती। उस सीमा को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। आगे देखते हैं, विकृति क्या होती है। किसी भी वस्तु में बल लगाते हैं या प्रत्यास्थ वस्तु में बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो थोड़ा न थोड़ा कुछ ना कुछ पक्का परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपने कोई ये रबड़ है और इसका L लंबाई है, तो इस पे यदि आप कोई वस्तु लटकाते हैं या इसको खींचते हैं तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन पक्का हो जाएगा। इसमें को हमने स्मॉल L मान लिया, तो ये है प्रारंभिक लंबाई, और ये जो है दूसरा जो है आपका जो है लंबाई में वृद्धि। दूसरा क्या हो जाएगा, लंबाई में वृद्धि। यानी कुछ भी करेंगे, यानी कुछ ऐसा, रबड़ भी लिया, रबड़ को ऐसे आपने फैलाया तो पक्का है कि थोड़ा सा उसमें वृद्धि होगा, वो सेम अपनी अवस्था में नहीं आएगा। अभी रबड़ प्रत्यास्थ है या स्टील, तो रबड़ की अपेक्षा स्टील जो है मतलब ज्यादा प्रत्यास्थ वस्तु है। जैसे आप देखिए कोई थाली है, थाली गिरने के बाद वो उसके बाद झंझनाहट की आवाज आती है, फिर वो उसी अवस्था में थाली आ जाता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमें हर तीसरे दिन थाली खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो ये जो था विकृति का परिभाषा ये है, और लंबाई में वृद्धि कह रहा है बटा में प्रारंभिक लंबाई। प्रतिबल क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम प्रतिबल कहते हैं। यदि मान लो हम S से प्रदर्शित करते हैं तो S प्रति एकांक क्षेत्रफल F बटा में A क्या है, एरिया, F जो है बल है, और S इक्वल टू, यदि यहां पे A इक्वल टू 1 हो, यानी प्रति एकांक एक मीटर स्क्वायर हो, तो S इक्वल टू F हो जाएगा। यानी स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल जो है प्रतिबल होता है। और यहां पे आप देख रहे हैं कि F बटा में S, तो इसका जो मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखेंगे आप लोग, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये जो है किसके बराबर होता है, दाब जो है स्ट्रेस के बराबर हम कह सकते हैं। यानी जो दाब का जो मात्रक होता है वो भी स्ट्रेस का ही मात्रक होता है। अभी जो है हम लोग बोलते हैं यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, यानी दबाव में हूं, यहां वही स्ट्रेस जो है प्रतिबल की बात कर रहा है। आप दबाव में हैं, मेरा बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आपके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रत्यास्थता में, और प्रत्यास्थता की सीमा, विकृति, प्रतिबल, तो ये सारा प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी के अंतर्गत आता है। और प्रेशर का मैंने बताया था कि प्रेशर किस तरीके से आते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आगे देखते हैं, प्रत्यास्थता का यंग मापांक, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये कह रहा है कि यंग ने एक अपना जो मापांक दिया, मॉडल दिया, जो कहता है कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रदर्शित करता है। यह मापांक क्या करता है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रदर्शित करता है। उसी को हम प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। अब वैज्ञानिक हुक ने अपना एक नियम दिया, हुक्स लॉ। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति
उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। तो यहां से इसको यदि हम हटाते हैं तो कोई ना कोई जो है आपका नियतांक आता है, कोई ना कोई जो है आपका नियतांक आता है। जब भी हम कोई प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रतिबल इक्वल टू हो जाएगा ई विकृति, जहां ई क्या है, ई एक नियतांक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अभी ई मैं बताया था कि ई एक नियतांक है, ये आया है, और बराबर प्रतिबल बटा में विकृति, और जिसे हम ही प्रत्यास्थता का गुणांक कहते हैं, जिसे हम प्रत्यास्थता का गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए जो है भिन्न भिन्न होता है। एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इससे पहले भी मैं बताया था कि जो स्ट्रेस का जो है, स्ट्रेस यानी प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो भी जो है प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक गुणांक का मात्रक के बराबर होता है। ये प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है, दोनों का मात्रक सेम है, मात्रक जो है सेम है। अभी मात्रक सेम है। अब इसे पास्कल भी कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं, दाब का एक मात्रक, और जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल भी कहते हैं, वायुमंडलीय दाब भी होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और उसे हम पास्कल भी कहते हैं। अभी इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि यंग प्रत्यास्थता या प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है और वहां पे पास्कल है और वहां पे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वहां पे आप जो है इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि विकृति जो है अनुदैर्ध्य है, यानी बहुत कम है, बहुत छोटा है, अनुदैर्ध्य मतलब एकदम से नगण्य, या फिर जिसकी गणना एकदम से 0.00001 इस तरीके से हो, तब प्रत्यास्थता गुणांक जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यदि विकृति जो है अनुदैर्ध्य है, यानी एकदम से छोटा है, तो उस स्थिति में प्रत्यास्थता गुणांक जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। आगे देखते हैं। लघु विकृति के लिए, लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति mgl बटा में पाई आर स्क्वायर एल। अब यहां पे हम बात करते हैं, अब देखते हैं ये कौन सा फार्मूला G यहां पे आ गया है। mg मतलब यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा है, यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहा है। तो ये एक समझिए कि किसी दीवार से हमने क्या किया, किसी दीवार से एक हुक लटकाया, उसमें एक रस्सी के सहारे या कोई अन्य वस्तु के सहारे हमने एक पत्थर लटका दिया, ये से मान लीजिए। हाँ, ये कोई हुक के सहारे ये कोई पत्थर लटका हुआ है। ठीक है, ये कोई पिंड है और ये एल लंबाई का कोई हुक है या कोई रस्सी है। ठीक है, तो उसमें स्मॉल एल यानी बहुत कम, यहां पे तो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा कम कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा।
यहाँ पे G कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम कर रहा है, और L लंबाई का कोई रस्सी या हुक है जिसमें से M द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया गया है, तब जो है जो लघु विकृति के लिए y यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होगा, या यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फार्मूला होगा mgl बटा में पाई r स्क्वायर बटा में l। ठीक है, अभी यदि विकृति आयतन में है तो उसको हम बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यदि अपरूपर विकृति शियर्स के लिए है तो दृढ़ता गुणांक बोलते हैं, और संपीडितता क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। आप देखते हैं कोई वस्तु, खासतौर से हम गैस की बात करें तो गैस सिलेंडर में 14 केजी गैस सिलेंडर में 14 केजी गैस भरा हुआ है, तो यदि सिलेंडर से गैस निकलेगा तो कितना आयतन घेर सकता है, लेकिन उसको कंप्रेस करके, बाह्य बल लगा करके कंप्रेस करके छोटे पात्र में रखा गया है। द्रव को भी कंप्रेस करके रखा जा सकता है, लेकिन ठोस वस्तु, ये ठोस है, इसको कंप्रेस करके कहाँ रखेंगे, नहीं रख सकते हैं। तो ये जो होता है गैसों में अधिक, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, संपीडितता क्या होता है, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आयतन को घटाने की प्रक्रिया को संपीडितता कहते हैं। किसी वस्तु के आयतन की घटाने की प्रक्रिया को हम संपीडितता कह सकते हैं, समझ गए। तो ये जो चीजें हैं, गैस में जो है ज्यादा होता है, वाटर में उससे थोड़ा कम होता है, और ये जो है सॉलिड में जो है उससे भी कम होता है। यानी गैस की संपीडितता ज्यादा है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, द्रव को थोड़ा और कम करेंगे, और ठोस को है एकदम से सबसे कम जो है ठोस को हम संपीडित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मोबाइल है, या कोई ईंट है, कोई घर है, या ये पेन है, इसके आयतन को हम कितना कम कर सकते हैं कंप्रेस्ड करके, आप बताइए। इसको करेंगे तो या तो ये गोल होगा तो भी इसका आयतन उसी के बराबर हो जाएंगे, लेकिन यदि गैस ये पूरे रूम में फैला हुआ है, उसको कंप्रेस्ड करके हम किसी छोटे पात्र में रख सकते हैं, वही प्रक्रिया जो है संपीडितता कहलाती है। तो ये था हमारा आज का प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी का चैप्टर। आगे हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखेंगे। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर परिभाषा भी आ सकता है, तो आपको पढ़ना है। और आगे हम लोग इसके बाद सरल आवर्त गति चैप्टर में चलेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विद न्यूमेरिकल्स, इसके 10 न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। तब तक नमस्कार।